हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था एल्कली अर्थ मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और साथ में एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम डिस्कस किया था। अब उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, जैसे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स आपके सोडियम कार्बोनेट हो गए और सोडियम क्लोराइड हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जो कंपाउंड्स थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम और पोटेशियम का, ये सब डिलीट हो चुका है पोर्शन से। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको हमने बताया था कि ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप सेकेंड में जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या क्या हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो जनरली बेरिलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी के एलिमेंट्स, बेरिलियम और साथ में रेडियम, ठीक है, सॉरी, बेरिलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। बेरिलियम एक्सेप्शन होता है। ठीक है, बेरिलियम की साइज़ अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, सॉरी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। और जो फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम है, ये क्या होता है? रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या करता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है, इन सारे नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके कंपैरिजन में इसकी स्मॉल साइज होती है और स्मॉल साइज होने की वजह से ये अदर एलिमेंट्स से एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप बनता है, बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप बनता है वो किसके साथ बनता है? एल्यूमिनियम के साथ बनता है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिमिलर होती हैं, ठीक है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर सेल में, उनके मतलब आउटर सेल या हम कह सकते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या हुआ? एस ऑर्बिटल। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स जब एस ऑर्बिटल में इंटर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो वैलेंस सेल मतलब एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन द केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल इन द केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इनका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नोबल गैस लेते हैं, उसके बाद NS2 लिखते हैं, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया भी है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 होता है। बेरिलियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s2 हो जाएगा। कैल्शियम का ऐसे ही क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटर सेल में आप देखोगे 2s के बाद 3s, 4s, 5s, 6s, 7s में सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये कौन कौन से इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होंगे ये आपके एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आप देख लेना। वैसे जनरली बेरिलियम में कोई भी इनर्ट गैस अगर हम देखें तो हीलियम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हीलियम, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? बेरिलियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हीलियम 2s2। मैग्नीशियम के लिए क्या लिख सकते हैं? नियान 3s2। कैल्शियम के लिए क्या लिख सकते हैं? आर्गन 4s2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा बाकी के और भी एलिमेंट्स का। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तो देखो, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, दीज आर स्मॉलर दैन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड। अगर हम पीरियड में बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप पहले आता है, उसके बाद
सेकेंड ए ग्रुप आता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज़ क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज़ डिक्रीज होती है। और यही कारण है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, वो क्या होती है, कम होती है, स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स का आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसी वजह से साइज़ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब साइज़ डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्रुप में, ये तो पीरियड में था, विद इन द ग्रुप अगर हम ग्रुप में बात करें तो पर्टिकुलर सेकेंड ए ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप आए तो जो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप आने पे, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। देखो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की अगर हम बात करें तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम्स। देखो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी जो एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। तो अगर हम बात करें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, इन सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की साइज़ काफ़ी छोटी होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हायर होती है, हायर देन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इसकी साइज़ छोटी होती जाती है, ठीक है, इसकी बड़ी साइज़ इसकी छोटी साइज़ होती है। तो और साथ में फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है, एनएस में सारे कम्प्लीटली फील्ड का केस होता है और यहाँ पे हाफ फील्ड का केस होता है। तो सेकेंड ए ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट ए ग्रुप मतलब एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है, ठीक है, इस बात को याद रखना। दिस इज ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब अगर हम it is interesting to note that the second ionization enthalpies of the alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals। जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो स्मॉलर होगी, ठीक है, देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज करती जाती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना भी उतना आसान होता जाएगा। तो इसी वजह से डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पीज। तो देखो बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ केटायन पे, साइज ऑफ केटायन। अब अगर हम साइज ऑफ केटायन की बात करें तो जैसे बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Be2+ बना सकता है, मैग्नीशियम भी 2+ चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है, Ca भी, उसके बाद स्ट्रांसियम भी, आपका स्ट्रांसियम भी 2+ चार्ज कंटेन करेगा और साथ में बेरिलियम भी। तो देखो इसमें सबसे छोटी साइज बेरिलियम की होगी, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद कैल्शियम की और स्ट्रांसियम का, और सबसे बड़ी किसकी होगी, बेरियम की। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, स्ट्रांसियम की और सबसे कम बेरियम की होगी, ठीक है।
तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम बेरियम की होगी। ठीक है, बेरिलियम की स्मॉल साइज होने की वजह से इसके चारों तरफ वाटर का एकोमोडेशन काफ़ी स्ट्रांगली होता है। इसकी वजह से बेरिलियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे ज़्यादा अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है किसी की, तो किसकी होती है? बेरिलियम की, ड्यू टू स्मॉल साइज। और इसी वजह से जनरली स्मॉल साइज होने की वजह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम भी हो गया, या मैग्नीशियम या कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सब कुछ हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया आपका, या कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड फॉर्म, दैट इज MgCl2 डॉट 6H2O एंड कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O। ठीक है, वाइल NaCl एंड KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्राइड्स। जबकि एल्कली मेटल्स में अगर हम बात करें तो जो सोडियम था और पोटेशियम था, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, केवल वहाँ पे लिथियम ऐसा कंपाउंड था, लिथियम का क्लोराइड सॉल्ट जो था, जो 2H2O मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आप क्या देख रहे हो? बेरिलियम के साथ साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम भी, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम भी क्या कर रहा है? हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो भी हैं, ठीक है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जनरली सिल्वरी होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं। ठीक है, इनमें काफ़ी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। दिस इज लस्ट्रस प्रॉपर्टी। साथ में सॉफ्ट भी होते हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, फर्स्ट ए ग्रुप के कंपैरिजन में ये हार्डर होते हैं। क्या होते हैं? हार्डर होते हैं। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है, ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का दिखता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है? ग्रेइश होता है। ठीक है, और इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और साथ में बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं? काफ़ी हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। ठीक है, अब हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉलर साइज़। इनकी साइज़, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, इनकी साइज़ स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। तो इसी वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड होता है वैसे जनरली बहुत सिस्टमेटिक नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके पीछे रीजन क्या होता है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होते हैं? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और डाउन द ग्रुप आने पे इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, बेरिलियम से बेरियम तक। ठीक है, डाउन द ग्रुप आने पे इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? वो इंक्रीज करता जाता है डाउन द ग्रुप। अब देखो बच्चों, अगर इसके हम कलर फॉर्मेशन की बात करें या कलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके कलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आप ये जान लो कि आपका बेरिलियम और कैल्शियम, इन दोनों एलिमेंट्स को, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो उसके आगे के एलिमेंट जैसे कैल्शियम हो गया और आपका स्ट्रांसियम हो गया, आपका
बेरियम हो गया, ये तीनों एलिमेंट्स कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ये इम्पार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिक रेड क्रिम्सन कलर। ठीक है, कहने का मतलब ब्रिक कलर, कैल्शियम ब्रिक कलर देता है फ्लैम पे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लैम पे अगर हम ले जाते हैं तो। स्ट्रांसियम को ले जाने पे फ्लैम पे ये क्रिम्सन कलर देता है, और आपका बेरियम कैसा देता है, एप्पल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है ऑन द फ्लैम। ठीक है, तो इन फ्लैम में क्या होता है कि जब इन सब के सॉल्ट्स को, मतलब इन सब एलिमेंट्स के सॉल्ट्स को जब फ्लेम पे ले जाया जाता है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एनर्जी से स्टेट में चले जाते हैं। हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद जब ये कम बैक होते हैं ग्राउंड स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये कुछ वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर विजिबल रीजन में। ठीक है, तो वहाँ से ये कलर इम्पार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये जान लो। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं कर रहे हैं कलर इम्पार्ट। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को जब हम फ्लेम पे ले जाते हैं तो ये बात सही है कि ये कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं। डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर, डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि इनके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेरिलियम का जो आउटर सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ में मैग्नीशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। किससे? स्ट्रांगली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस से ये काफ़ी स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, इन्हीं वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्साइटेड हो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो रीज़न आपको क्या पता चला कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से, किससे? न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, और स्ट्रांगली बाउंड होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड ही नहीं हो पाता है। और जब एक्साइटेड ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो वो कलर ही इम्पार्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी यही रीज़न है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम किसी भी तरह के कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं। अब फ्लेम टेस्ट, अगर हम किसी भी सॉल्ट, जैसे फ्लेम टेस्ट अगर हमें देखा जाए तो आपका जो कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, इन सब के जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स जो होते हैं इन सब का, इनको हम इन सॉल्ट्स को फ्लेम पे ले जाकर फ्लेम टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा केटायन प्रेजेंट है सॉल्ट के अंदर। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, अब हमें ये तो नहीं पता कि एक कलरलेस सॉल्ट दे दिया गया और आपको ये नहीं पता कि इसमें कौन सा केटायन है। तो केटायन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसको फ्लेम पे ले जाओगे, इस कलरलेस सॉल्ट को जब फ्लेम पे ले जाओगे, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट को जब फ्लेम पे ले जाओगे और देखोगे ब्रिक रेड कलर अगर आ रहा है, ब्रिक रेड कलर के साथ अगर फ्लेम जल रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा केटायन प्रेजेंट है? कैल्शियम आयन, Ca++। और अगर आपका क्रिम्सन कलर आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सा केटायन प्रेजेंट होगा? क्रिम्सन कलर के लिए, क्रिम्सन कलर के लिए स्ट्रांसियम आयन, Strontium++। और अगर एप्पल ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है? बेरियम आयन, Ba++ आयन। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं केटायंस को इन द एस्टिमेशन बाय फ्लेम फोटोमेट्री इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं केटायंस को जो कि आपके सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसको एनसीईआरटी से आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसकी पिक मैं सेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा मेरा वो किस पे होगा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे एल्कली अर्थ मेटल्स आपने जो पढ़ा था सेम उसी तरीके का है। ठीक है, बस अंतर ये है कि एल्कली मेटल्स के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
और ये डाई पॉजिटिव होंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होंगे, डाई पॉजिटिव, मतलब इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि एल्कली मेटल्स में क्या था, एक ही पॉजिटिव था, मोनो पॉजिटिव था। बाकी सिमिलर चीज़ें हैं। इसके यूजेस भी आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ यूजेस, जैसे सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके से क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, और ये एंटासिड के तौर पे मेडिसिन्स में यूज किया जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट का एक इंग्रेडिएंट होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट यूजेज आप देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। ओके, हैव अ गुड डे।